सो हे एंड वेलकम बडीज़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस के एमसीक्यूज़। तो इससे पहले मैंने यूनिट 1 भी डाला था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आपने वो जाके नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हो। तो हम करने जा रहे हैं आज एमसीक्यूज़ यूनिट 2 के। तो जल्दी से चलते हैं, एमसीक्यूज़ करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आज। तो ये रहे एमसीक्यूज़। तो टेस्ट योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट जो है वो कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एक्सेप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमें पता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो है वो तीन है सिर्फ। कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न है और एक्रूवल है। आप सबको इसके मीनिंग पता होंगे। तो ये तीन है। अब इन तीन में से कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो बिजनेस एंटिटी जो है वो नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना। गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि बिज़नेस जो है वो चलता ही रहेगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा। पर बिजनेस एंटिटी एक अजम्पशन नहीं है, एक प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करी जाती है, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो ओनर है और बिजनेस है वो दोनों अलग अलग एंटिटी है, सेम एंटिटी नहीं है। सेकंड पे मूव ऑन करते हैं अब। तो इसका तो बिजनेस एंटिटी आंसर। टू प्राइमरी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर understandability and materiality, neutrality and understandability, relevance and reliability। तो गाइज ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये सारे ही करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। पर हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा है टू प्राइमरी जो है, वैसे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी और रेलिवेंस टू प्राइमरी सबसे पहले आते हैं, पर क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ रेलिवेंस नहीं है तो इसलिए हम सेकंड और थर्ड रेलिवेंस और रिलायबिलिटी पे मूव ऑन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंडेबिलिटी और रेलिवेंस ये प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स है। पर क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ रेलिवेंस ऑप्शन में नहीं है तो हम रेलिवेंस और रिलायबिलिटी को लेके चलते हैं आगे। तो इसका आंसर ये है कनिका एंटरप्राइजेज follows the written down value method of depreciating debt machinery year after year due to। क्यों किया कनिका ने, मतलब डेप्रिसिएशन मेथड जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही लेके चली, वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद मतलब लगातार चलती गई। ऐसा क्यों किया? क्या ये कंपेरेबिलिटी की वजह से उसने किया, क्या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया, या कंसिस्टेंसी के हिसाब से किया? देखो कंपेरेबिलिटी जो है वो कंपेयर होती है, उसने दूसरा मेथड लिया ही नहीं तो वो कंपेयर किससे करेगी? कन्वीनियंस तो अपने हिसाब से जो कर सकती है वो, पर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ये सॉरी अजम्पशन है, अकाउंटिंग अजम्पशन है जो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस तो नहीं होगा, तो कंसिस्टेंसी की वजह से वो उसको लेके चली। अगर आपको चेंज करना भी होता है मेथड तो आप 1 साल बाद कर सकते हैं, उस ईयर में आप चेंज नहीं कर सकते। तो मूव ऑन नेक्स्ट, फोर्थ पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईयर ए परचेज द कार फॉर 5 lakhs, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 lakh एंड साइनिंग अ 4 lakh bill payable due in 60 days as a result of this transaction। अब कह रहा है ए ने परचेज़ किया है 5 lakhs की एक कार जिसके उसने 1 लाख रुपए दे दिए हैं और 4 लाख का उसने बिल पेबल साइन किया है जो 60 डेज़ में ड्यू होगा। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट से हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में क्या असर पड़ेगा? तो हमारे जो टोटल एसेट्स है वो 5 लाख से बढ़ जाएंगे, टोटल लाइबिलिटी 4 लाख से बढ़ जाएगी, टोटल एसेट्स जो है वो 4 लाख से बढ़ जाएंगे और टोटल लाइबिलिटी भी 4 लाख से बढ़ जाएगी। देखो
जो इम्पैक्ट होगा, उसने कार परचेज़ करी है तो 5 लाख से एसेट तो बढ़ेंगे, पर उसने पेमेंट भी करी है तो 1 लाख से हमारा कैश भी चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए एसेट जो है टोटल ओवरऑल 4 लाख से बढ़ेंगे, और जो लाइबिलिटी है बिल्स पेबल की, वो भी 4 लाख से बढ़ेगी। तो इसलिए जो टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 एंड टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लैक्स। फिफ्थ पे मूव ऑन करते हैं। मोहन परचेज्ड फॉर 15 lakh goods. Mohan purchased goods for 15 lakh and sold 4/5 of goods amounting 18 lakh. Met expenses amounting 2,50,000 during the year 2020. He counted net profit as 3,50,000. Which of the accounting concept was followed by him? कौन सा उसने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया है? एंटिटी जो होता है वो अलग अलग होता है कि दोनों को अलग अलग रखते हैं, तो ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है। पीरियोडिसिटी होता है कि एक चीज़ को ही फॉलो करना आगे आगे, मतलब बिजनेस की लाइफ जो होती है उसको हम मान के चलते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं पीरियोडिसिटी में। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में होता है कि एक साइड का जो मैच हो रहा है आपका टोटल, वो दूसरे साइड का भी उतना ही है। तो अगर हम देखें तो 15 लाख के गुड्स थे और 18 लाख का प्रॉफिट हुआ था उसको। 18 लाख के उसने बेच दिए, वो भी 2/5 मतलब 12 लाख के गुड्स उसने बेच दिए 18 लाख के। इसको अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑन करते हैं सिक्स्थ पे। अ बिजनेसमैन परचेज्ड गुड्स फॉर 25 lakhs and sold 80% of such goods during the accounting year ended 31st March 2020. The market value of the remaining good was 4 lakh. He valued the closing inventory at cost. He violated the concept of। अब आप सोचो 25 lakhs के उसने गुड परचेज़ किए थे और 80% सोल्ड कर दिए, मतलब 20 lakhs के उसने गुड सोल्ड किए, तो रिमेनिंग गुड्स की जो वैल्यू थी वो 5 lakhs थी, पर जो मार्केट वैल्यू थी उन रिमेनिंग गुड्स की वो 4 लाख आ रही थी। पर उसने क्या किया कि गुड्स को क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट पे कर दिया वैल्यू। तो ये तो गलत है, क्योंकि आप पढ़ के आए ही हो, ये पढ़ा हुआ ही है कि जब भी हम होता है विच एवर इज़ लोअर, हम उस पे वैल्यू करते हैं। मार्केट अगर वैल्यू लोअर है तो मार्केट पे करेंगे, कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे करेंगे, लोअर पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रूडेंस पता है सबको कि प्रूडेंस क्या होता है, तो प्रूडेंस के हिसाब से तो भैया इन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो प्रूडेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जेटिज्म है। तो ये चीज़ गलत करिए तो ये गलत करिए। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक कैपिटल आती है एक बिजनेस में तो क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसका आंसर तो सिंपल है कि एसेट बढ़ता है, कैश आया बिजनेस में, और कैपिटल को हम लाइबिलिटी बोलते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है एंटिटी प्रिंसिपल होती है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, तो वो लाइबिलिटी होती है। करते हैं सेकंड के फर्स्ट पे। एसेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। अब एसेट्स जो होते हैं बिजनेस में वो किस पर्पस के लिए होते हैं? रीसेल करने के लिए, कन्वर्जन इनटू कैश, या प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका सिंपल आंसर है कि प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच। जब सेल ऑफ प्रोडक्ट होता है तो रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट जो होता है वो कब रियलाइज़ किया जाता है? जब पैसे मिलते हैं तब, जब सेल होती है तब, या जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तब। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि जब सेल बनाते हैं तब, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है तब भी तो आप नहीं कर सकते हो ना, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। मैन्युफैक्चर करते समय तो नहीं होता ना। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ब्रेड मैन्युफैक्चर कर रहे हो
तो इसका मतलब ये तो नहीं है ब्रांड मैन्युफैक्चर करते ही बता दो कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो जब सेल होती है तभी हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कितना रेवेन्यू सेल से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड इसका द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन, सिंपल सा है, प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि आप कभी भी अपने प्रोबेबल गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप हमेशा लॉसेस को रिकॉर्ड करोगे, इसलिए हम प्रोविज़न भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस शीट में लगाया जाए तो क्या होगा, एसेट्स बढ़ जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी, या एसेट्स कम हो जाएंगे। बेसिकली हम गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम एसेट्स कम हो जाएंगे। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल रिजल्ट इन, अब ट्रेड पेबल कम हुआ है। ठीक है, अब ट्रेड पेबल क्या है, सबसे पहले याद करो, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, और अगर ट्रेड पेबल कम हुआ है तो फिर क्या होगा, लाइबिलिटी या लाइबिलिटी को पे भी तो करना पड़ेगा। लाइबिलिटी को पे करने के लिए क्या करोगे, कैश बढ़ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, या कैश कम हो जाएगा, एसेट कम होगा ना, तो डिक्रीज इन एसेट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो डिटर्मिनेशन होती है एक्सपेंस की अकाउंटिंग पीरियड पे, वो किस पे बेस्ड होती है, सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव, मटेरियलिटी या मैचिंग। देखो मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है वो होता है कि हमें मैच करने होते हैं, एक्सपेंसेस शुड बी मैचिंग ऑन दैट पीरियड। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कहाँ लिखा है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि मैचिंग इज़ द करेक्ट आंसर, तो मैचिंग है इसका आंसर। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इट स्प्लिट्स इनटू द पीरियडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस इज एज पर, किसके हिसाब से, एंटिटी तो कहती है कि भाई अलग अलग रखनी है दोनों को, ओनर को और बिजनेस को अलग अलग रखो, तो एंटिटी तो नहीं है इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। मैचिंग तो बोलती है एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच होना चाहिए। पीरियोडिसिटी, तो इसका सही आंसर है पीरियोडिसिटी। अगर आप इफ द इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज्ड देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग, क्या होगा, अगर एसेट बढ़ गया एक इंडिविजुअल एसेट, फॉर एग्जांपल स्टॉक बढ़ गया, समझ लो स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, गुड्स परचेज करके आए आप, ठीक है, स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया तो एसेट बढ़ा। अब उस स्टॉक को परचेज करने के पीछे क्या हो सकता है ये सोचो। अगर आपने वो स्टॉक कैश से परचेज़ किया है तो आपका एसेट बढ़ेगा तो स्टॉक पर वो डिक्रीज़ भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कैश से परचेज़ किया है तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। या तो फिर आपने वो लाइव एसेट तो बढ़ेगा और उसको क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देखते हैं क्या है, इंक्रीज़ इन अनदर एसेट और इंक्रीज़ इन कैपिटल, कैपिटल का तो कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज़ इन अनदर एसेट और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, ये हो सकता है, ठीक है, कि कैश कम हो गया और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो ये डिक्रीज़ टोटल एसेट, इंक्रीज़ टोटल एसेट, रिटेन्स टोटल एसेट अनचेंज्ड। अब आप सोचो एक स्टॉक को बढ़ाने के लिए आप दूसरा स्टॉक कम कर रहे हो, है ना, एक एसेट को बढ़ाने के लिए आप दूसरा एसेट कम कर रहे हो, तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा आपका टोटल एसेट्स, नहीं, एसेट कम होगा, नहीं, जो था वही रहेगा, ठीक है। 10 लाख की मशीनरी खरीद के और 10 लाख कैश दे दिए, तो बैलेंस शीट में तो कोई अंतर ही नहीं आया ना, एक तरीके से एक हाथ से लिया और एक हाथ से दे दिया, तो रिटेन्स टोटल एसेट अनचेंज्ड। थर्ड पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं थर्ड क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा प्रिटेंडिंग टू अल्फा लिमिटेड particulars कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, इंस्टॉलेशन चार्जेस इतने थे, मार्केट वैल्यू जो थी मशीनरी की
वो 31 मार्च 2020 को 12 लाख थी। जब फाइनलाइज किया हमने एनुअल अकाउंट्स, इफ़ द कंपनी वैल्यूज द मशीनरी एट 12 lakhs, which of the following concept is violated by the Alpha Limited? क्या कॉस्ट, मैचिंग या क्रूअल? अब आप खुद सोचो। मशीनरी की कॉस्ट जब परचेज़ किया था तो 10 लाख की थी, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख के, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम मशीनरी की कॉस्ट में ही जोड़ेंगे तो वो 11 लाख की है। पर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2020 को 12 लाख आई, और कंपनी ने क्या किया, मार्केट वैल्यू पे ही उसको वैल्यू कर दिया। और ये पढ़ा हुआ है कि जो लोअर होती है उस पे ही वैल्यू करते हैं, विच एवर इज़ लोअर। मार्केट वैल्यू अगर लोअर है तो उस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट लोअर है तो उस पे वैल्यू करते हैं। कंपनी ने ऐसा नहीं किया और कंपनी ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट किया है यहाँ पे। तो इसका आंसर है कॉस्ट। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। थर्ड चैप्टर जो है इसके बाद उसमें कुछ नहीं है, एमसीक्यूज़ और वो नहीं है। थर्ड चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो एक बार, पर उसमें कुछ वर्ड्स ही हैं जो नए आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारे तो पुराने ही हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे अकाउंट्स पढ़ते जाओगे तो थर्ड चैप्टर में तो वही आपको मिलेंगे वर्ड्स। और अच्छा है, थर्ड चैप्टर पढ़ सकते हो आप। और आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज़। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बडीज़।